लास्ट लेक्चर में अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होती है, इन चीजों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन केमिकल काइनेटिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। तो सिंपली यदि मैं कहूं को वो सभी केमिकल रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। Such type of chemical reactions which follow first order kinetics is known as first order reactions। और इसी को मैं दूसरी लैंग्वेज में इस तरह से भी बोल सकता हूं जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो कैसे है कि such type of chemical reaction in which the sum of powers of concentration terms in rate determining step or rate law or rate expression is one, then this is first order reaction। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके रेट लॉ, जिसके रेट एक्सप्रेशन, जिसके रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन जो टर्म होती है उसकी पावर्स का सम यदि वन हो तो उसको अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन इसको डिफाइन करेंगे, वो कैसे, इफ द सम ऑफ powers of concentration terms, if the sum of powers of concentration terms in a rate law for a chemical reaction is one, then it is called as first order reaction, right? If the sum of powers of concentration term in a rate law for a chemical reaction is one, then it is called as first order reactions। अब जनरली मैं एक रिएक्शन ही लिखता हूं, A plus B प्रोडक्ट्स इनटू C, और यदि इसके लिए यदि मैं रेट लॉ लिखूं तो रेट इक्वल टू dx अपॉन dt। तो अपन ये पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी रिएक्शंस के लिए उसकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल टर्म होती है, एक्सपेरिमेंट से अपन पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए यदि मैं ये लिखूं क्या, k a की पावर 1 और b की पावर 0, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो b की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो सिर्फ a की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। तो इसके लिए रेट इक्वेशन हो जाएगा क्या, dx अपॉन dt इक्वल टू ka की पावर 1। ओके, तो इस पर डिपेंड नहीं करिए, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की बैलेंस्ड स्टोइकियोमेट्रिसिटी के आधार पर अपन ये पता नहीं लगा सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल टर्म होती है, यानी एक्सपेरिमेंट से ही अपन पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए इसमें A प्लस B दो रिएक्टिंग स्पीशीज है, बट रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक रिएक्टिंग स्पीशीज की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए डिफरेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि मेन चीज है। तो देखिए फॉर दिस मैं जनरली एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं R प्रोडक्ट्स इनटू P। इसके लिए रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू माइनस TR अपॉन TT इक्वल टू KR, राइट। इसी इक्वेशन को मैं कई रूप में लिख सकता हूं, वो कैसे, माइनस dr अपॉन r इक्वल टू k डॉट tt, और इसी को यदि मैं ऐसे लिखूं कैसे, dr अपॉन r इक्वल टू dr इक्वल टू r माइनस k डॉट dt, राइट। अब यहाँ पर जो अपन स्क्वायर ब्रैकेट का ये मार्क लगा रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है किसी भी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। ये अपने पास में जो एक इक्वेशन आई
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन है। ये डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस 1 2 3, यानी ये जो अबव जितने भी रिएक्शंस हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन है। अब यदि मैं मुझे इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन 1, तो ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1, इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करूं तो सिंपल सी बात है डी आर अपॉन आर, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के dt। अपने जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log r, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के टी, और इंटीग्रेशन लगा देते हैं अपन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहां पर जो c है उसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, where c is इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अपने पास में एक इक्वेशन ये आ गई है log r इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब इस इक्वेशन से अपन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपन जानते हैं क्या, इफ एट t इक्वल टू 0, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, इफ एट t इक्वल टू 0 r इज r नॉट, इनिशियल टाइम पर यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन r नॉट से अधिक हो, t इक्वल टू 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यदि r नॉट हो, तो r की जगह पर मैं r नॉट रख दूंगा और t की वैल्यू 0 कर दूंगा, तो मेरे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, log r इक्वल टू log r नॉट, राइट, क्योंकि t इक्वल टू मैं 0 करने वाला हूं, तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी r नॉट इक्वल टू, ध्यान देना इधर, माइनस k और t की वैल्यू 0 प्लस c, और मैं इस स्टेप को पूरी को 0 करने वाला हूं, ये हो जाएगा 0, समझिए। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि c की वैल्यू, यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है log r नॉट। अब इस इक्वेशन को मैं कहां पर रखने वाला हूं, इस इक्वेशन को यदि मान लीजिए मैंने इसको इक्वेशन दे दिया 2, इसको मैंने इक्वेशन दे दिया 2, अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू यदि मैं पुट अप करूं तो मेरे पास में एक नई इक्वेशन क्या होगी, तो देखना log r इक्वल टू माइनस के टी प्लस log r नॉट, राइट। अब इसी इक्वेशन को मैं इस टाइप पे भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक इक्वेशन अपने पास में कई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं और उससे एक इक्वेशन को कई रूपों में लिखा जा सकता है, log r माइनस log r नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ये एक इंपोर्टेंट रेट इक्वेशन हो गई, और इस इक्वेशन को मैं नंबर दे रहा हूं इक्वेशन 3, इसको मैं क्या नाम दूंगा, इक्वेशन 3। अब देखिए यदि मैं एक विलहेल्म इक्वेशन होती है, इंपोर्टेंट इक्वेशन होती है, वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, यदि इस इक्वेशन का log r माइनस log r नॉट इक्वल टू माइनस के टी, यदि इसका मैं यदि एंटी लॉग लूं, ऑन एंटी लॉग, यदि मैं इसका एंटी लॉग लूं तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इसका एंटी लॉग क्या होगा r इक्वल टू, इसी को मैं लिख सकता हूं r नॉट e माइनस के टी, r नॉट, मैंने सीधा लिखा, डायरेक्ट लिखा। यदि मैं इसको इस टाइप से भी इक्वेशन को ये लिखूं, कैसे देखना, यदि मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूं, कैसे, log r अपॉन, ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा r नॉट इक्वल टू माइनस के टी, क्योंकि मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा, log m माइनस log
इक्वेशन को मैं काम में लेके इस इक्वेशन को मैं इस रूप में लिख सकता हूं। अब यदि मैं इस इक्वेशन का या इस इक्वेशन का, अब डायरेक्ट इसका भी लिख सकते हैं, इसका ले, तो अब इस इक्वेशन का यदि मैं एंटीलॉग ले लूं तो ऑन एंटीलॉग, और एंटीलॉग क्या होगा, इसका एंटीलॉग क्या होगा, आर, और आर नॉट, और ये चले जाएगा पावर में ई माइनस के टी। ये मेरे पास में एक इक्वेशन आई है जिसको मैं बोलता हूं विल्हेल्मी इक्वेशन। विल्हेल्मी इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, विल्हेल्मी इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए विल्हेल्मी इक्वेशन आ गई। ओके, अब मुझे यदि यहां से इस इक्वेशन से मुझे टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है या रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अपन रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बता सकते हो? क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक इजी है। जो बायो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे। कुछ 11th क्लास में आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनकी थोड़ी हेल्प लेना, तो आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन से देखना है, इस इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन लिख दी यहाँ पर, राइट। अब इसी इक्वेशन से भी लिख सकते हैं अपन, इस इक्वेशन से भी लिख सकते हैं अपन, इस इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं। चलो मैं इस इक्वेशन से लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। वो क्या, यदि मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन से मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, log r अपॉन r नोट। यदि मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में r नोट ऊपर हो जाएगा और r नीचे। तो इस इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं अपन, log r नोट अपॉन r इक्वल टू, ये हो गया k डॉट t, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस के टी की वैल्यू यह है, तो यदि मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आर नोट ऊपर और आर नीचे। अब मुझे यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो देखिए इसमें कोई केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर आपको मैथमेटिक्स का या थोड़ा बहुत लॉग और एंटीलॉग का नॉलेज है तो आप इसे इजीली कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी एन, ये हो जाएगा आर नोट अपॉन आर। ओके, अब अपन एक चीज और जानते हैं कि एल एन इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2.303 log 10। तो इस इक्वेशन को मैं नए फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, k इक्वल टू 2.303 t log r नोट अपॉन आर। मेरे पास में ये दो इक्वेशन दिया मेनली, और इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों इक्वेशंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ओके, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मैंने विल्हेल्मी इक्वेशन लिखी, उसकी वैल्यू क्या होती है, r इक्वल टू आर नोट e की पावर माइनस के टी। यहाँ पर r है वो t टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और r नॉट है वो t इक्वल टू 0 टाइम पर यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। अब अपन अपने पास में तीन इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी, देखिए एक तो इक्वेशन ये 1, और अपन बात करें एक इक्वेशन 2, ये ध्यान, एक तो इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से अपन देखिए अपन कई प्रकार के ग्राफ खींचेंगे और उनमें समझेंगे कि कहां पर स्लोप क्या होगा। अपन ने इतना डेरिवेशन पढ़ने के बाद में मेरे पास इक्वेशन आई है, एक तो है एल एन आर, एक क्या है माइनस के टी प्लस log आर नोट, राइट। इसको मैं रब कर रहा हूं, आप नोट कर लेना, मेरे साथ साथ लिखते जाना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझते जाना, लिखने के साथ सुनने का काम भी करना, ओके। और मेरे पास में एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इक्वेशन आई है 2.303 अपॉन टी log आर नॉट अपॉन आर।
मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, और वो आपको जानते हो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हियर अगर अपन y और x के बीच में ग्राफ खींचें तो m क्या होता है, m विल बी स्लोप, और c क्या होता है, c विल बी इंटरसेप्ट। यदि मैं इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से कंपैरिजन करूं, इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का यदि मैं इस इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन करूं, तो मेरी log r और t के बीच में यदि मैं प्लॉटिंग करूं, log r, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड log r versus t, then we find that in this graph minus k will be slope। तो यदि मैं इसके बीच में यदि ग्राफ खींचे log r अपॉन t, ओके, तो मेरे पास में ये स्लोप माइनस है, तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और ये क्या होगा बेटा, स्लोप विल बी माइनस के, और ये जो होगा log r नॉट इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट होगा। यदि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मैं इस इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन करूं, तो मेरे पास में ln और t यानी कि log r t टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और t के बीच में ग्राफ खींचने पर एक स्लोप ऑब्टेन होता है, जिसको हम बोलते हैं माइनस के, और log r नॉट एक इनिशियल कंसंट्रेशन है। यदि मैं इस को डिस्कस करूं, वो कैसे है, ध्यान देना। यदि मैं log r नॉट अपॉन r और t के बीच में ग्राफ खींचूं, तो मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और स्ट्रेट लाइन ये स्लोप होगा, और ये स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, ये यहां जाएगा k अपॉन 2.30, तो इसका स्लोप होगा k अपॉन 2.303, राइट। और अगर t टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन r हो, t टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन r हो, तो t और log r के बीच में यदि मैं प्लॉटिंग करूं, तो देखना मेरे पास में स्लोप क्या होगा, देखिए मेरे पास में स्लोप होगा माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303। तो मेरे पास में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए तीन टाइप के ग्राफ प्राप्त हो रहे हैं। कौन से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यदि मैं कंपैरिजन करके ग्राफ खींचूं, तो log r और t के बीच में, तो log r नॉट इंटरसेप्ट होगा, और स्लोप माइनस के, दिस एंड दिस, क्लियर। इस टाइप से कोई दिक्कत है, तो आपको ये जो ग्राफ बने हुए हैं उनको बड़ी ध्यान से समझना है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेट लाइन कब ओपन होती है, स्लोप माइनस के अपॉन 2.303 कब ओपन होता है, किसके बीच में प्लॉटिंग करने पर, और स्लोप के अपॉन 2.303 कब ऑब्टेन हो रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ हैं उनको अपन पढ़ चुके हैं। अब एक बात अपन और डिस्कस करते हैं, वो क्या, कि सर कोई भी गैसेस इक्वेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, उसके लिए भी क्या रेट कांस्टेंट यही होगा। तो देखिए सपोज करिए मेरे पास में एक गैसियस रिएक्शन है ए जी, मैंने जी क्या लिखा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, और ये बी, ये जी, ये सी, ये सी, और ये जी। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी गैसियस रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसको अपन मोल पर लीटर में नहीं लिखते हैं, क्योंकि गैसियस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको अपन प्रेशर में ही शो करेंगे। तो यानी T इक्वल टू 0 टाइम पर A का प्रेशर है PI, इसका प्रेशर 0, इसका प्रेशर भी 0। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसका प्रेशर भी 0 होगा। बट T इक्वल टू T टाइम पर इसका प्रेशर क्या होगा, P माइनस एक्स, इसका प्रेशर भी x और इसका प्रेशर भी x। तो यहाँ पर P I माइनस एक्स यानी क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A, x partial pressure of reactant B, and x also will be the partial pressure
ऑफ रिएक्टेंट सी। तो अपन यहाँ पर टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना चाहिए। ये जो गैसेस रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रही है तो उसमें जो टोटल प्रेशर होगा टी टाइम पर वो कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे प्रेशर को अपन जोड़ देंगे, जो पूरा जो पार्शियल प्रेशर है डिफरेंट स्पीसीज का उसका सम हो जाएगा। तो पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो अपने पास में एक नया फॉर्मूला आएगा पी आई प्लस एक्स। अब यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, पी एक्स विल बी पी टी माइनस पी, एक्स विल बी क्या हो जाएगा पी टी माइनस पी आई। क्लियर, P1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू पी टी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, रेट कांस्टेंट K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T log। अब यहाँ पर आर नोट नहीं, आर नोट अपन नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट यानी पी आई, और टी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट यानी कि टी टाइम पर प्रेशर क्या होगा, वो टी टाइम पर प्रेशर ये पी आई माइनस एक्स। ओके, तो ये जिसमें मैं एक्स की वैल्यू पुट अप करके इस समीकरण को सोल्व करता हूं, यानी कि इक्वेशन 2.303 अपॉन टी log पी आई, ये हो जाएगा पी आई माइनस एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, वैल्यू क्या होगी K1 इक्वल टू 2.303 T log T इनिशियल, और ये हो जाएगा पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नया इक्वेशन आ रहा है मेरे पास में 2.303 टी, और ये हो जाएगा log, ये होगा पी आई और ये पी आई और ये पी आई, इसका मतलब 2 पी आई माइनस पी टी। समझ में आ रहा है। तो गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2.303 अपॉन टी log इनिशियल प्रेशर अपॉन ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर माइनस प्रेशर एट टी टाइम। तो ये गैसियस रिएक्शंस हो गई। गैसियस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, तो अपन इसमें ये पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का डिफरेंशिएटेड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार के या डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ कैसे बनते हैं, एक गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जोड़ होता है, वो क्या, टाइम इंटरवल फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम इंटरवल फॉर्मूला, टाइम इंटरवल फॉर्मूला। अब इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इफ T1 टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है R1, T2 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी R2, तो टाइम इंटरवल यानी कि डेल्टा टी क्या T2 माइनस T1, डेल्टा टी क्या होगा T2 माइनस T1। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट आया वो क्या था अपने पास में K1 इक्वल टू 2.303 T log R नॉट अपॉन R। ओके, अब मुझे यहां से T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन को काम में लेकर के अपन टाइम इंटरवल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से मैं T1 लिखूं तो T1 क्या होगा, T1 will be 2.303 upon K log R नॉट अपॉन T1 टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी मानी है मैंने R1, तो कुछ नहीं, मुझे R की जगह तो T टाइम पर कंसंट्रेशन R है, तो T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि मोलर कंसंट्रेशन कितनी R1, इक्वेशन 1। और T2 टाइम like this we will find out the formula for T2. T2 will be 2.303
0.303 अपॉन के log R0 अपॉन R2, इक्वेशन 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये अपना केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लागू नहीं है, क्योंकि आप सब 10th क्लास तक आए हो ना, तो इसमें कुछ मैथमेटिकल्स के फॉर्मूले यूज करेंगे अपन। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे T2 इक्वेशन 2 यानी T2 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं T2 माइनस T1, और इसमें ध्यान देना क्या 2.303 और यहाँ पर 2.303 अपॉन के, इसको मैं कॉमन लिखूंगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2.303 अपॉन के, राइट, और ये कॉमन आ जाएगा। अब 2 यानी कि log R0 अपॉन R2 माइनस log R0 अपॉन R1। इसको यदि अपन सोल्व करें तो वो कैसे हो सकता है, बताइए मेरे को आप। यदि इसको अपन सोल्व करें तो देखिए ध्यान से समझना, T2 माइनस T1 will be 2.303 upon T, log R0 माइनस log R0 upon R2 माइनस log R0 upon R1। अब मेरे पास में एक फॉर्मूला है, वो क्या है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखना log R0 अपॉन R2, log R0 अपॉन R2, ये हो जाएगा। फिर मैं यदि इसको ऐसे लिखूं R0 अपॉन R1, ओके, तो इसका मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं, log, इसको मैं नेक्स्ट रूप में कैसे लिख सकता हूं, R0 से R0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2, क्योंकि मेरे पास में एक फॉर्मूला है, वो क्या, log m अपॉन n, या सॉरी log m माइनस log n, इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए या फिर इक्वेशन को सिंपल करने के लिए। कैसे, log m अपॉन n, तो ये R0 से R0 कैंसिल, तो मेरे पास में फाइनली क्या आ जाएगा, log R1 अपॉन R0। तो देखिए T2 माइनस T1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा T इक्वल टू 2.303 अपॉन T, और ये फॉर्मूला होगा क्या, log R1 अपॉन R2, log R1 अपॉन R2। तो किसी भी रिएक्शंस के लिए टाइम इंटरवल फॉर्मूला जो है अपने पास में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए टाइम इंटरवल फॉर्मूला डेल्टा T विल बी 2.303 T log R1 अपॉन R2, यानी कि T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 और T2 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है उनको अपन सोल्व करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए एग्जांपल क्या है उनको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है।